सबसे पहले बात करते हैं एक सेल के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी पदार्थ है, आप उसको एक कोशिका कब बोल सकते हो। सबसे पहला पॉइंट है कि उसमें कम से कम क्या होना चाहिए, एक कोशिका के लिए, एक कोशिका के लिए आवश्यकताएं, यानी कि किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी पदार्थ को आप कोशिका का बोल सकते हो जब उसके पास पहला आनुवंशिक पदार्थ हो, आनुवंशिक पदार्थ हो, यानी कि जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। दूसरा, उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होनी चाहिए, यानी कि जिसको आप कोशिका कला बोलते हैं, कोशिका कला बोलते हैं, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तीसरा होता है साइटोसॉल, साइटोसॉल, जिसको साइटोसॉल, यानी कि एक कोशिका के लिए मिनिमम आवश्यकताएं क्या क्या हैं। उसमें आनुवंशिक पदार्थ होना चाहिए जिसमें आता है डीएनए और आरएनए। दूसरा है आपका कोशिका कला होनी चाहिए जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तीसरा साइटोसोल होना चाहिए, यानी कि किसी भी सब्सटेंस के पास, किसी भी पदार्थ के पास अगर ये तीन वस्तुएं मौजूद हैं, ये तीन स्ट्रक्चर मौजूद हैं, तो उसको आप बोल सकते हैं कि यह एक कोशिका है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं आनुवंशिक पदार्थ की। आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, सबसे पहले बात करेंगे आनुवंशिक पदार्थ की। सबसे पहले बात करेंगे हम आनुवंशिक पदार्थ की। जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, नॉर्मली माता पिता से संतानों में कुछ लक्षण आते हैं, उन लक्षणों को जो लेके आता है संतानों में उसको हम बोल देते हैं आनुवंशिक पदार्थ। यानी कि माता पिता से आनुवंशिक सूचनाओं को जो संतानों में लेके आता है उसको क्या बोल देते हैं, आनुवंशिक पदार्थ बोल देते हैं। माता पिता द्वारा या माता पिता के आनुवंशिक सूचनाओं को, आनुवंशिक सूचनाओं को जो संतानों में लेके जाता है, संतानों में लेके जाता है, आनुवंशिक पदार्थ कहलाता है, आनुवंशिक पदार्थ कहलाता है। यानी कि या तो ये होगा आपका डीएनए या आरएनए, डीएनए या आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए के बारे में आपको कक्षा 12 में पढ़ना है। चैप्टर का नाम रहेगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागत का आणविक आधार। ठीक ना, डीएनए या आरएनए, यानी कि आनुवंशिक पदार्थ क्या हो जाएगा आपका, या तो डीएनए रहेगा या तो आरएनए रहेगा। आनुवंशिक पदार्थ होता क्या है, जो माता पिता की सूचनाओं को, माता पिता की आनुवंशिक सूचनाओं को उनके संतानों में लेके जाता है, ऐसे पदार्थ को क्या बोल देते हैं, आनुवंशिक पदार्थ बोल देते हैं। दूसरा पॉइंट था आपका, ये सबसे पहला आवश्यकता हो गया एक कोशिका के लिए। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, कोशिका कला, कोशिका कला, जिसको आप बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या
सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन ये क्या होती है? बात करते हैं एनिमल सेल की, तो सबसे बाहरी लेयर क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है। इसके अंदर क्या मौजूद रहेगा? न्यूक्लियस मौजूद रहेगा। और क्या रहेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि कोशिकांग मौजूद रहेंगे। और क्या मौजूद रहेगा? गाल्गी बॉडी मौजूद रहेगी। और क्या मौजूद रहेगा? राइबोसोम मौजूद रहेंगे। और क्या रहेगा? लाइसोसोम, वैक्यूल्स, सब प्रकार के कोशिकांग इसके अंदर रहेंगे। लेकिन कम से कम इसके पास ये स्ट्रक्चर होना जरूरी है जिसको आप क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दो रिक्वायरमेंट हो गए। सबसे पहला अनुवांशिक पदार्थ होना चाहिए। अनुवांशिक पदार्थ या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। अनुवांशिक पदार्थ होता क्या है? माता पिता के अनुवांशिक सूचनाओं को जो उनके संतानों में लेके जाता है, ऐसे पदार्थ को क्या बोल देते हैं? आनुवंशिक पदार्थ बोल देते हैं। या तो ये डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। ज्यादातर केसेस में डीएनए होता है अनुवांशिक पदार्थ, कुछ वायरसेस के केसेस में आरएनए हो जाता है। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है? उसके पास कोशिका कला होनी चाहिए। कोशिका कला मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। और ये कोशिका कला का नेचर क्या होता है? सेलेक्टिव परमिएबल होती है। सेलेक्टिव परमिएबल होती है, यानी कि चयनात्मक पारगम्य। चयनात्मक पारगम का मतलब क्या हुआ? कि चुने हुए पदार्थों को अंदर जाने देगी और चुने हुए पदार्थों को बाहर निकलने देगी। समझ में आ गई नहीं आया? तीसरा पॉइंट है आपका साइटोसोल। तीसरा पॉइंट है साइटोसोल। ये क्या होता है? नॉर्मली हम बात करते हैं एक प्लांट सेल की। प्लांट सेल के ऊपर सबसे बाहरी लेयर होती है सेल वॉल की। कौन सी लेयर रहती है? सेल वॉल की, जिसको आप बोलते हैं कोशिका भित्ति या इसी को बोलते हैं सेल वॉल। उसके अंदर की लेयर रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको कोशिका कला बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद रहेगा। इसके अंदर कोशिकांग मौजूद रहेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी बॉडी, ये सभी। और इसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है, एक द्रव रहेगा। अगर इस पादप कोशिका से, ये जो पादप कोशिका प्लांट सेल है, इससे हम इसकी सबसे बाहरी लेयर को हटा दें, यानी कि सेल वॉल को हटा दें, सेल वॉल को क्या करें? माइनस कर दें। प्लांट सेल है, प्लांट सेल से हम सेल वॉल को क्या करें? हटा दें। तो जो स्ट्रक्चर बचता है इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट। यानी कि जब सबसे बाहरी लेयर हटेगी, अब स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा हमको? कुछ इस तरीके से दिखेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, गाल्गी बॉडी, सभी कोशिकांग रहेंगे और इसके अंदर लिक्विड रहेगा। और न्यूक्लियस के अंदर आपको पता होना चाहिए कि डीएनए होता है। इसके अंदर क्या रहेगा? डीएनए, जिसको आनुवांशिक पदार्थ बोलते हैं। अब जो ये बचा है इसको हम क्या बोल रहे हैं अभी? प्रोटोप्लास्ट। क्या बोल रहे हैं? प्रोटोप्लास्ट। अब इस प्रोटोप्लास्ट से हम क्या करें कि इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा दें। किसको हटाएं? सबसे पहले देखो, सबसे बाहरी लेयर को हटाया हमने। सबसे बाहरी लेयर को जो हम हटा देते हैं, यानी कि सेल वॉल को हटा देते हैं, जो स्ट्रक्चर बचता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। अब प्रोटोप्लास्ट जो बचा है, इससे हम क्या करें? इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा दें। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस लेयर को हटा रहे हैं, यानी कि इस बार हम क्या माइनस कर रहे हैं इससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को माइनस कर दें। अब जो स्ट्रक्चर बचेगा, यानी कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बचेगा, न्यूक्लियस रहेगा, कोशिकांग रहेंगे, लिक्विड रहेगा, द्रव रहेगा। अब ये जो स्ट्रक्चर बचता है इसको नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। सबसे पहले बनेगा प्रोटोप्लास्ट, फिर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा दिया, जो स्ट्रक्चर बचता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं।
देखो प्लांट सेल है, प्लांट सेल से हमने सेल वॉल को हटा दिया, जो स्ट्रक्चर बचता है उसको क्या नाम देते हैं, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट से हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा दिया, यानी कि सबसे बाहरी आवरण जो था सेल वॉल को हटाने के बाद जो आवरण बच रहा है उसको हमने हटा दिया, जो स्ट्रक्चर बचेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। अब यहां से प्रोटोप्लाज्म जो बचा है, जो प्रोटोप्लाज्म हमारा बचा है, प्रोटोप्लाज्म, इससे हम इस न्यूक्लियस वाले पार्ट को हटा दें, यानी कि ये जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है इतना, इस पार्ट को हम हटा दें, इसमें से क्या करें, न्यूक्लियस को हटा दें। जो स्ट्रक्चर बचता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, इसको बोलते हैं जीव द्रव्य, इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। अब जो साइटोप्लाज्म बचा है, साइटोप्लाज्म में क्या रहेंगे, कोशिकांग आ जाते हैं, कोशिकांग आ जाएंगे सभी, और क्या आ जाएगा, द्रव आ जाएगा। अब साइटोप्लाज्म से सभी कोशिकांग को हम निकाल दें, जितने कोशिकांग हैं, सेल ऑर्गेनेल जितने मौजूद हैं, जितने सेल ऑर्गेनेल मौजूद हैं सबको क्या करें, हटा दें। अब जो स्ट्रक्चर बचेगा, केवल क्या बचेगा, लिक्विड, और जो लिक्विड बचेगा उसको क्या बोलेंगे, साइटोसोल। क्या बचा है लास्ट में, लिक्विड, उसको क्या बोलेंगे, साइटोसोल। क्या बोलेंगे, साइटोसोल। यानी कि सबसे पहले एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल के हमने सबसे बाहरी लेयर को हटाया, सेल वॉल को हटा दिया, जो स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। प्रोटोप्लास्ट से हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव कर दिया, जो स्ट्रक्चर बचेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। फिर प्रोटोप्लाज्म से हम क्या करेंगे, न्यूक्लियस को हटाएंगे, उसके बाद जो स्ट्रक्चर बचेगा उसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। और साइटोप्लाज्म में हम देखेंगे क्या, कोशिकांग रहेगा और एक लिक्विड मटेरियल रहता है। अब इस साइटोप्लाज्म से हम क्या करेंगे, जितने भी कोशिकांग रहेंगे सबको रिमूव कर देंगे। अब जो स्ट्रक्चर बचता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोसोल बोलते हैं। साइटोसोल का मतलब एक तरीके से ये समझ लो, जो लिक्विड मौजूद है कोशिका के अंदर उसी को क्या बोल देते हैं, साइटोसोल। और एक सेल के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ये होती है कि कम से कम उसके पास साइटोसोल रहना चाहिए, कोशिका कला रहनी चाहिए और अनुवांशिक पदार्थ रहना चाहिए। यानी कि किसी भी कोशिका को, कोई सब्सटेंस है, आप उसको कोशिका तभी बोलेंगे जब उसके पास अनुवांशिक पदार्थ रहेगा, कोशिका कला रहेगी और साइटोसोल रहेगा।